नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स रे। एक खबर, शिवसेना के ओरिजिनल कांग्रेस में होते हुए बीजेपी में पहुंचे संजय निरुपम ने यह कहा कि गुप्ता ब्रदर्स जो कंट्रोवर्शियल है, उनकी मुलाकात संजय राउत के यहां उद्धव ठाकरे से हुई, इसका गवाह मैं हूं। ऐसा वक्तव्य अपेक्षित ही था, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, ये दीवार पे लिखा हुआ है। लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव है और कोई स्थिति बदली ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये दो बड़े प्लेयर हैं महाराष्ट्र में। इनके साथ तो कांग्रेस की नैया वैसे ही पार हो जाती है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ऑलरेडी टारगेट पे है। कब ईडी उनको उठा के जेल में डालेगी पता नहीं। तो कांग्रेस का इलाज तो राहुल गांधी को टारगेट करके कर रहे हैं और प्रयास ये हो रहा है कि उद्धव ठाकरे को इतना परेशान किया जाए, शरद पवार को इतना परेशान किया जाए कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी जो मार्केट में साख है, उसको इतना गिराओ कि अपनी पोजीशन कुछ ठीक हो जाए। और इसके कुछ उदाहरण हैं। सचिन वजह एक पुलिस इंस्पेक्टर, 100 करोड़ की वसूली वाला, जिसने अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखे, जिसके गाड़ी में विस्फोटक रखे, उसकी हत्या भी हुई। हत्या भी करने में इन्हीं का हाथ है। अभी जेल में है। वो जेल से एक वक्तव्य देते हैं कि अनिल देशमुख को ही मैं पैसा देता था। इसके पहले मैजिस्ट्रेट के सामने वो बयान देते हैं कोर्ट में कि मेरा अनिल देशमुख से कोई लेना देना नहीं, ना मैं उनके किसी कर्मचारी को जानता हूं, मैं तो कमिश्नर के ऑर्डर लेता था। ये तीर जब विफल हुआ, तब कमिश्नर, जिन्होंने 100 करोड़ के आरोप लगाए थे और वो खुद भाग गए थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर भगोड़े होते हैं, अब फिर वापस आके ज्वाइन कर लिया। वो परमवीर सिंह कहते हैं प्रेस से मिलते हुए कि देवेंद्र फडणवीस को अरेस्ट करने के लिए मुझ पे दबाव था, और दबाव उद्धव ठाकरे भी डाल रहे थे, दबाव शरद पवार भी डाल रहे थे, दबाव अनिल देशमुख भी डाल रहे थे, दबाव जयंत पाटिल भी डाल रहे थे, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये वही आदमी है कि जिसने 100 करोड़ गृह मंत्री मांगता है, ये आरोप लगाए, उसके बाद अनिल देशमुख जेल चले गए, ईडी ने जेल डाला। जब कोर्ट में मामला आया, ये भाग गए, इनको बड़े मुश्किल से कोर्ट के सामने पेश किया, तो इन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ये तो मैंने कुछ अधिकारियों को बोलते हुए सुना था, हियर से। कोर्ट ने उनको बहुत लताड़ा, अनिल देशमुख को जमानत मिल गई, वो वार भी खाली हो गया। अब संजय निरुपम को लेके आए, घर का भेदी लंका ढाए। अब वो संजय निरुपम लगातार ये बोल रहे हैं कि अब वो और बात करेंगे कि मैंने ये होते हुए दिखाया, मैंने ये होते हुए दिखाया, मैंने ये होते हुए देखा। असल में संजय निरुपम खुद ही जब शिवसेना में थे तो क्या ये लाइजनिंग नहीं करते थे? आरोप तो इन पे भी है। हालांकि एक बड़े संपादक है, पत्रकार, क्या एक पत्रकार की हैसियत से हम उनका आदर करता हूं मैं, लेकिन निष्ठा के मामले में वो लगातार स्वार्थ पहले आता है, निष्ठा बाद में आती है। उसके बाद एक डिजिटल चैनल के साथ साक्षात्कार देते समय देवेंद्र फडणवीस फिर गलत बयानी कर गए। इसके पहले जब चुनाव के नतीजे आए तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये संविधान बदलेगा करके गलत अफवाह फैला फैला के विपक्ष जीता है, लोगों को भ्रमित करके जीता है। जब उनको यह पूछा गया कि संविधान बदलेगा, ये बात विपक्ष ने की कि आपके लोगों ने की? उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट ये बताती है, बीजेपी की जो समीक्षा की गई, कि अयोध्या के जो उम्मीदवार थे ललन सिंह, इसने जिस हिसाब से ये कहा था कि 370 सीटें आती है तो हम संविधान बदलेंगे,
बाकी नेताओं ने जो हेगड़े से लेकर तमाम नेताओं ने जो संविधान बदलने की बार बार बात की और जिसका खंडन संगठन ने नहीं किया, ना प्रधानमंत्री ना अमित शाह ने किया, इसके वजह से हम हारे, ये बीजेपी की यूपी की रिपोर्ट बताती है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये झूठी अफवाहें फैलाई। लोग हंस रहे थे उनके ऊपर। जनता में आप गलतियां स्वीकार कीजिए, जनता हो सकता है आपको माफ करके आपके साथ खड़ी हो जाए, लेकिन आप गलतियां ही नहीं स्वीकार करोगे तो जनता कैसे साथ देगी। वो मामला भी नहीं चला तो अब उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि कोई सिंपैथी का वोट नहीं है महाराष्ट्र में, शरद पवार के प्रति तो सिंपैथी है ही नहीं। शरद पवार ने इतनी बार पार्टियां तोड़ी और इतनी पार्टी तोड़ी कि यदि पार्टी तोड़ने का ओलंपिक हो जाए तो शरद पवार को गोल्ड मेडल मिलेगा। बिल्कुल सही है। उम्र के 31 साल में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे युवा मुख्यमंत्री। तब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ के एक अलग पार्टी बनाई। उन्होंने तमाम छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेके एक फ्रंट बनाया जिसको पुलोद सरकार कहते थे, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी। लेकिन उन्होंने खुद के लिए, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा प्रपंच किया। वो दिल्ली दरबार को आंखें दिखा के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के सामने पूंछ हिलाते हुए नहीं गए। आपने किस लिए पार्टियां तोड़ी? आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी तोड़ी तो मुख्यमंत्री तो आप बने नहीं। एकनाथ शिंदे जिसके पास 40 लोग हैं वो मुख्यमंत्री बना और आप 105 के साथ उप मुख्यमंत्री बने। इसका कारण आपको भी पता नहीं, क्योंकि दिल्ली दरबार ने आपको निपटा दिया। फिर अजित पवार की पार्टी क्यों तोड़ी, इसका भी कोई जवाब नहीं। फिर दूसरे सवाल में खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए देवेंद्र फडणवीस कहते हैं सही मायने में तो कोई किसी की पार्टी नहीं तोड़ता, पार्टी के अंतर्गत महत्वाकांक्षा जो उफनती है उससे पार्टी टूटती है। तो सवाल है, महत्वाकांक्षा होगी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने की तो वो पार्टी तोड़ के मुख्यमंत्री बने। अजित पवार को क्या महत्वाकांक्षा थी? वो तब भी उप मुख्यमंत्री थे, आज भी उप मुख्यमंत्री है। आपकी क्या महत्वाकांक्षा थी? शरद पवार ने सैकड़ों बार पार्टियां तोड़ी होगी, लेकिन शरद पवार ने मराठी अस्मिता को रखते हुए दिल्ली के तख्त को आंखें दिखाई और आप लोगों ने पार्टियां तोड़ के दिल्ली के तख्त के सामने नतमस्तक होने गए, पूंछ हिलाते हुए गए, जहां महाराष्ट्र की अस्मिता रगड़ दी गई। यह महाराष्ट्र में कहावत थी कि जब हिमालय संकट में आता है तो सह्याद्री भागता है। सह्याद्री कभी भी हिमालय के चरण चाटने नहीं गया, जो हमारे यहां वर्तमान में देवेंद्र जी आपने किया और इनसे करवाया। फिर वो कहते हैं कि सिंपैथी वेव थी नहीं, सिंपैथी वेव होती तो फिर क्या बीड़ लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार की पार्टी 3000 से जीतती। सवाल तो उल्टा है, शरद पवार का उम्मीदवार वहां से जीता कैसे? क्योंकि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा वहां से लोकसभा लड़ रही थी, वो उनकी घर की सीट थी, वो पूरी ताकत के साथ लड़ी थी। उसको 3000 से 6000 से किसने हरवाया? पहली बार जब विधानसभा में वो हार उसको पत्करनी पड़ी या हार का सामना उसको करना पड़ा तो उसको चुनाव किसने हरवाया? इसका तो जवाब आपको देना है। पूरे विदर्भ में जहां से आप आते हैं वहां सुपड़ा साफ हो गया, एक सीट गडकरी की आई, वो भी गडकरी को रास्ते पे उतरना पड़ा पूरे परिवार के साथ। तो गडकरी को कॉर्नर किसने करने का प्रयास किया? इसका जवाब तो खुद आप देंगे। उसके बाद सबसे हास्यास्पद बात उन्होंने कही कि शरद पवार ने सोच समझ के सीटें सिलेक्ट की और जहां हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वहीं वहीं अपने उम्मीदवार देके जितवाई। तो शरद पवार की तो 8 ही सीट जीती, कांग्रेस की 13 जीती, वो कहां से आई? प्रश्न ये है। शिवसेना की सीटें जो जीती वो कहां से आई? यदि उन्होंने भी सारी सीटें
सिलेक्ट की हुई है, तो फिर महाराष्ट्र में आपके पास कितनी सीट थी? आपके पास मात्र 17 सीट 48 में से। तो क्या महाराष्ट्र में 17 सीटें छोड़ के बाकी 48 में के जितनी सीटें बची थी वो सारी एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटें थी जहां कांग्रेस, एनसीपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस जीती? हास्यास्पद है। खुद को ही खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस का प्रॉब्लम यह है कि उन्हें शरद पवार को कमजोर बताना है। उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्हें क्रिमिनल और भ्रष्टाचारी बताना है उद्धव ठाकरे को, और जितना वो बताने जाते हैं उतना वो हंसी का पात्र बनते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सारे लोग तो उधर बैठे हैं जो वॉशिंग मशीन में से निकलकर आपके साथ आपके मंत्रिमंडल के शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये जो लगातार शरद पवार और उद्धव को महाराष्ट्र में टारगेट किया जा रहा है विभिन्न जगहों से, और सबसे आखिरी जो तीर चला लेटेस्ट वो संजय निरुपम का था, वो इसलिए कि मोदी जी और अमित शाह डरते हैं तो सिर्फ दो लोगों से महाराष्ट्र में, एक शरद पवार और एक उद्धव ठाकरे, क्योंकि जिनके पास जन समर्थन है उनके सामर्थ्य के आगे जुगाड़ टिकता नहीं, और ये लोकसभा में दिख गया। इसलिए मैं एक्सरे से ये जब वक्तव्य देखता हूं गुप्ता ब्रदर्स का, संजय निरुपम, संजय राउत, उद्धव, ये जब देखता हूं और एक्सरे से मैंने देखा तो मुझे विस्तृत पिक्चर दिखा जो मैंने आपके सामने लाया। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।